नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन उत्तराखंड में सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी बड़ी खबर यह है कि लगातार ये घटनाक्रम तेजी से बदला है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक दिन भर की हलचलों के बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने आपको बता दें कि अपना इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के बाद आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। खबर है कि 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक से पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी देहरादून पहुंच जाएंगे। इसमें उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में विधायक जिसको अपना नेता चुनेंगे उनके नाम की घोषणा बीजेपी कर सकती है। वैसे मौजूदा सीएम ने संवैधानिक संकट का हवाला देकर अपना इस्तीफा सौंपा है। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। और आइए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए उत्तराखंड के पूरे सियासी घटनाक्रम को समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलने के लिए समय मांगा। जैसे ही समय मिला, सीएम तीरथ सिंह रावत राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और फिर सेफ हाउस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनके इस्तीफे के पीछे संवैधानिक संकट का हवाला देकर मीडिया को शांत करने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। तो 3 तस्वीरें, राजभवन में सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और सेफ हाउस में तीरथ सिंह रावत, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आज जो बैठक होगी 3 बजे, उसमें किसको अब मुख्यमंत्री के लिए चेहरा बनाया जाएगा, कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई थी। अब तीरथ सिंह रावत के बाद कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री? कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन विधायक अगर आपस में आम राय बनाएंगे तो किसके नाम पर आखिर में मोहर लगेगी, ये यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण बात है। कई नाम है। बिशन सिंह चुफाल का नाम चल रहा है, धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी का नाम चल रहा है। अब ऐसे में ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, इनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगेगी, ये यहां पर देखना होगा। लेकिन कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद अब सारी नजरें आज की बैठक पर हैं जो दोपहर में 3 बजे होनी है। क्योंकि तीरथ सिंह रावत कल मीडिया के सामने आए थे रात 10 बजे करीब। मीडिया के पास आके उन्होंने अपने जो कार्यकाल रहा उसके बारे में ब्रीफ किया। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजभवन में भेंट कर मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र सौंपा है। तो राज्यपाल से मुलाकात हुई और इस्तीफा स्वीकार किया गया। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उन्होंने यहां पर इस बात को ट्वीट किया, राजभवन में भेंट कर सीएम पद से त्यागपत्र सौंपा है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है कि उनके बाद कौन? उत्तराखंड की जनता को अब अपने 11वें सीएम के चेहरे का इंतजार है, जो शाम तक खत्म होने की खबर है। लेकिन इस सियासी संकट के बाद एक बार फिर से कुछ नामों को लेकर चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। लेकिन इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा, जिसके बाद उस नाम का ऐलान होगा जिसको उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भले ही तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया हो, लेकिन उनके नाम के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। 2013 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो 2015 तक हो रहे। 2017 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 2019 में गढ़वाल सीट से सांसद बने। 1983 में ही संघ के प्रचारक बनाए गए थे। 1997 में एमएलसी बने और 2000 में मंत्री भी सरकार में रहे हैं।
1983 से 88 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। इसके अलावा उत्तराखंड एबीवीपी के संगठन मंत्री वो रहे हैं। 1997 से 2002 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और साल 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए और 2012 में चौबट्टा काल विधानसभा से विधायक भी चुने गए। तो ये तीरथ सिंह रावत के बारे में हम आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीरथ के बाद अब कौन, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटाया गया, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, उन्होंने भी संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब क्योंकि आने वाले वक्त में 2022 का सियासी दंगल है, इसमें कैसे अब कौन से चेहरे को ला करके, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो 4-4.5 साल में काम किए उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने की बात थी, लेकिन यहां पर तीरथ सिंह रावत ने आकर के अपने कामों को, 100 दिन के कामों को गिराया था। तो ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री के लिए तमाम चुनौतियां अपार होंगी। उत्तराखंड के सियासी संकट के बीच में उत्तराखंड कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। इस मामले को लेकर आज सुबह 9 बजे कांग्रेस पीसी करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला और उनके साथ उत्तराखंड कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और करण माहरा भी शामिल होंगे। तो सुबह 9 बजे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसी उत्तराखंड में जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं, सियासी संकट है, इस पर कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है 9 बजे। तो आज 9 बजे सुबह कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें रणदीप सुरजेवाला और हरीश रावत दोनों मौजूद रहेंगे और वो प्रेस को संबोधित करेंगे। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड के सियासी संकट पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल हास्यास्पद व्यक्तित्व बनकर रह गए, बल्कि सारी बीजेपी की सरे चौराहे भद हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अब जाकर गवर्नर को इस्तीफा दिया है। खैर, ये उनकी दलगत निष्ठा की बात हो सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, न वो पहले संवैधानिक आवश्यकता को समझ पाए और न अब संवैधानिक आवश्यकता को समझ रहे हैं। चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय लेने के कारण हास्यास्पद बन गए, वो मजाक के पात्र बनकर रह गए। लोग कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री को जब इसी बात का ज्ञान नहीं था कि उनको कब चुनाव लड़कर के विधानसभा पहुंचना है, तो ये व्यक्ति हमारा क्या कल्याण करेगा। कौन होगा 53 जिलों का जिलेदार? 53 सीटों का पूरा गुणागणित। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। हर सीट का पूरा हिसाब किताब। हर पोलिंग बूथ पर न्यूज 18 के रिपोर्टर। 53 जिलों से लाइव रिपोर्टिंग। बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर। उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान जारी है। इस मतदान को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि 22 जिलों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। उनमें से 21 जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 75 जिलों में 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं और आज हो जाएगा बचे 53 जिला पंचायत अध्यक्षों का फैसला। हम आपको बताते हैं कि 53 सीटों का पूरा गुणागणित क्या है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 75 जिलों के 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही है। सिर्फ एक सीट इटावा में समाजवादी पार्टी अपना किला बचाने में कामयाब रही। जिन 53 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें 37 सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में एसपी की राह मुश्किल भरी है। यहां एसपी के विजय यादव और बीजेपी के संजय निषाद के बीच
सीधा मुकाबला है। मैनपुरी। वहीं मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट मैनपुरी में जिला पंचायत के 30 सदस्यों में 13 एसपी के और 8 बीजेपी के हैं, लेकिन यहां 8 निर्दलीय सदस्यों के कारण एसपी की राह आसान नहीं होगी। रायबरेली। कांग्रेस सिर्फ एक जिला पंचायत सीट पर किस्मत आजमा रही है। सोनिया गांधी की संसदीय सीट रायबरेली में एसपी कांग्रेस के पक्ष में वॉकओवर तक दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी से दो हाथ करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आरती सिंह को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने निर्दलीय चुनाव जीती रंजना चौधरी को मैदान में उतारा है। अमेठी। वहीं रायबरेली में समर्थन के बदले अमेठी में कांग्रेस ने एसपी को समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी यहां एसपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध कराने में सफल रही है। यहां से बीजेपी से साधना सिंह के खिलाफ कोई भी नामांकन नहीं कर सका। बलिया। वहीं बलिया में एसपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगा है। यहां से उनके बेटे आनंद चौधरी उम्मीदवार हैं। बीजेपी के सुप्रिया यादव से उनका मुकाबला है। प्रयागराज में भी बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी से पूर्व एडिशनल सीएमओ वीके सिंह मैदान में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से मालती यादव पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट बीजेपी और एसपी दोनों के लिए साख का सवाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। 53 इलेक्शन बूथ से लाइव रिपोर्टिंग आप लगातार दिन भर आज न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। मैं अभिषेक उपाध्याय आपको बताऊंगा आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरा हाल। मैं केवी शुक्ला अयोध्या से आपको बताऊंगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं रंजीत सिंह आपको बताऊंगा अलीगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का पूरा हाल। मैं रहमान बस्ती से बताऊंगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं अमृत शुक्ला आपको बाराबंकी से बताऊंगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं सूर्या वाजपेयी आपको बताऊंगा फर्रुखाबाद जनपद के जिला पंचायत का पूरा हाल। मैं हरीश शर्मा बताऊंगा बरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं उमाशंकर भट्ट देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट का पूरा हाल बताऊंगा। मैं मनीष मिश्रा आपको बताऊंगा गाजीपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं सौरभ मिश्रा कानपुर देहात जिले से आपको बताऊंगा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव का पूरा हाल। मैं अमित अग्रही आपको बताऊंगा संत कबीरनगर जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव का पूरा हाल। मैं मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का सुनाऊंगा पूरा हाल। मैं विशाल सक्सेना रामपुर से आपको बताऊंगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का पूरा हाल। मैं आलोक श्रीवास्तव सुल्तानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बताऊंगा आपको पूरा हाल। मैं अनुज गुप्ता कल उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का पूरा हाल आपको बताऊंगा। हाथरस के जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार और उनकी पत्नी रजनी ने बंधन बनाने का आरोप लगाकर आपको बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 30 जून को हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले में कल सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट के सामने अपने आरोपों से मुकर गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों को न बंधक बनाया गया है और न ही कोई खतरा है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की दरकार भी नहीं है। फिलहाल दोनों के बयान सुनकर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। तो हाथरस बंधक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने का एक पूरा मामला याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में बंधक बनाने के आरोप से इनकार किया गया है। 2 दिन पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी।
जिला पंचायत सदस्य को बंधक बनाने का यह पूरा मामला है। इसमें याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस पूरे मामले में फिर हाईकोर्ट में ही बंधक बनाने के आरोप से इंकार कर दिया गया। ऐसे में किसी भी प्रकार की सुरक्षा से जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है, यह बात हाईकोर्ट ने कहा। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार हमारी है। ब्रेक के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 जुलाई से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब वर्चुअल सुनवाई की हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही को यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि सुनवाई के दौरान हर किसी को आसानी से सारी सुविधाएं मिल सकें। इस व्यवस्था को फिलहाल कोर्ट संख्या 2, 3, 34, 35 और 45 में लागू किया जा रहा है। इस दौरान जो भी कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा और आने वाले समय में और कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के बनने से कोर्ट में वकील भी आसानी से जुड़ पाएंगे। वकीलों को अब अलग से लिंक नहीं भेजना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में निवेश की तारीफ की है। पीएम ने कहा है कि 4 सालों में निवेश बढ़ा है। यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हो रहा है और इसके साक्षी छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 सालों के दौरान निवेश बढ़ाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि छोटे शहर और ग्रामीण इलाके भी इन उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूएपीए एक्ट के मामलों को लेकर प्राधिकरण बनाया है। यह प्राधिकरण तमाम सबूतों को परखने के बाद ही यूएपीए के तहत केस चलाने की सिफारिश करेगा। प्राधिकरण में हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, प्रमुख सचिव न्याय या रिटायर्ड प्रमुख सचिव विधायी सदस्य होंगे। फिलहाल प्राधिकरण 1 साल के लिए बनाया गया है। 1 साल तक समीक्षा के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोविड नियमों में ढील दी गई है। टीम 9 की बैठक में 5 जुलाई से सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम खोलने का फैसला लिया गया है। सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम सभी को कोरोना नियमों के तहत खोला जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी लगातार गिर रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सिर्फ 133 मामले सामने आए हैं। लेकिन याद रखें कि सरकार ने ढील दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ढिलाई की जाए और लापरवाही बरती जाए। तो ये नियम है। सिनेमा हॉल में खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी, ये जानकारी दी गई है। पैक्ड फूड जो होते हैं, जो बंद फूड होते हैं, वही उपलब्ध कराया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि जो नए नियम हैं उनके तहत यहां पर लिखा गया है। हर शो के बाद सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था जहां पर नहीं होती है, वहां विंडो टिकट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोना केसेस की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत सोमवार यानी कि 5 जुलाई से जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड केसेस की संख्या घट रही है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 2500 से भी कम केसेस आए हैं, जबकि 24 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोविड केस नहीं आया है और 49 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड केसेस की संख्या सिंगल डिजिट पे है। यानी कि सरकार को चिंता अब जीवन के साथ साथ आजीविका की भी है। लिहाजा सरकार ने 5 जुलाई से इन सभी स्थानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण केस में गुजरात से गिरफ्तार हुए सलाउद्दीन को लखनऊ लाने के बाद एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सलाउद्दीन को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। वहीं एटीएस ने सलाउद्दीन को कस्टडी रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। वहीं धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी उमर गौतम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। उमर गौतम ने याचिका में मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया को रिपोर्टिंग का अधिकार है।